माहिर नजूम भी अपनी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं और कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो भी आदाद शुमार के हिसाब से अपनी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। और मैं आई वाज रीडिंग समवेयर कि पाकिस्तान में इन जून समवेयर वो कह रहे हैं जी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोरोना वायरस कुछ कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो माहिर नजूम है इन्होंने क्या ये प्रेडिक्ट किया था कि ये होगा? ये भी एक अहम सवाल होता है। ये भी एक बहुत अहम सवाल है। पूछ लेंगे पहले ही उन्हें बता दिया कि ये होने वाला है। वाकई जो है इस किस्म की वबा के कुछ सितारे जो है बता रहे थे कि कोई आफत कोई वबा, क्योंकि एक्चुअली व्हेनेवर वी हैव स्पोकन टू माहिर नजूम तो वो हमेशा कुछ पॉलिटिकल बातें कर देते हैं कि क्या होने वाला क्या नहीं, पर इतनी बड़ी चीज हो रही है पूरी दुनिया करिए, ये क्यों नहीं बताया अभी आपने? बट दिस वील टॉक टू देम अबाउट इट लेटर। उनसे पूछने के लिए भी कुछ छोड़ देना, मेरा ख्याल है कि सारी बातें आपने यही पे करनी है। कर लेंगे ना ये सवाल। जनाब एक मामला जो उठ रहा है और तहरीक इंसाफ को शुरू से 18वीं तरमीम पर बाज़ एतराज़ात हैं और यही वजह है कि हुकूमत 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीलियां चाहती है, लेकिन ऑपोजिशन को लगता है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। दरअसल हुकूमत असल में सूबाई खुद मुख्तारी खत्म करना चाहती है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि 18वीं तरमीम में कुछ खामियां नजर आई हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि 18वीं तरमीम सही समत की तरफ कदम था, लेकिन ये अभी नामुकम्मल है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी कुछ ऐसे ही ख्यालात रखते हैं। कई एरिया ऐसे हैं 18वीं तरमीम में जो चेंजेस की गई थी उसके बाद उसमें गैप्स नजर आए हैं। हमें तजुर्बा हासिल हो गया है, तमाम सियासी पार्टियां साथ बैठ के उसके ऊपर कुछ न कुछ फैसला कर सकती हैं। उसके ऊपर देखें अभी क्या बात निकलती है। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए वाजे किया कि 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इस पर कहा है कि वफाकी हुकूमत 18वीं आईनी तरमीम की गलत तशरीह करके मुल्क के लिए एक जामे हिकमत अमली बनाने की अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम वफाकी सूबों को इख्तियार देती है, लेकिन वफाकी हुकूमत को राह फरार नहीं देती। बिलावल भुट्टो जरदारी तो 18वीं तरमीम को बचाने के लिए लॉन्ग मार्च का अंदिया भी दे चुके हैं। 18th अमेंडमेंट हमारे लिए रेड लाइन है। आप 18th अमेंडमेंट के खिलाफ जो कदम उठा रहे हैं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तैयार हूँ, मैं खुद तैयार हूँ सड़कों पे निकलने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए और जिद्दोजहद करने के लिए। इससे पहले भी PTI के वज़रा 18वीं तरमीम पर मुख्तलिफ एतराज़ात करते रहे। CM साहब की मौजूदगी में मैं फिर जरूर एक बेनिफिट उठाऊंगा कि 18वीं तरमीम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। ये मैं बड़ा क्लियर हूँ पर्सनली, और मेरा पर्सनल बयान है। ठीक काम करेंगे तो ठीक चीजें चलेंगी, ठीक काम नहीं होगा, चोरी नहीं रोकेंगे, किसी भी सूबे की बात करूं मैं तो फिर कोई काम आगे नहीं फेडरल गवर्नमेंट करेगी। और मैं बड़ा क्लियर हूं उसके अंदर, मैं आउट ऑफ द वे जाने को तैयार हूं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है 249 जिधर मैंने शहबाज शरीफ साहब को हराया है जी। मुझे बताएं कि 18वीं तरमीम के बाद मैं क्या दे सकता हूं उनको, मैं क्या उनके लिए आसानी कर सकता, मैं लेजिस्लेशन कर सकता हूं। मैंने तो उनसे वोट लेते हुए झूठ नहीं बोला। ताहम सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ये वाजे कर चुके हैं कि 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ा जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत कुछ अर्से बाद 18वीं तरमीम में तब्दीली का मामला उठाती रहती है। आज मुल्क कोरोना से लड़ रहा है, लॉकडाउन ने मईशत को बुरी तरह मुतासर किया है। ऐसे में कोई भी सियासी तनाज़ा मुल्क के लिए नेक शुगून नहीं होगा। एंड आई एम जस्ट वंडरिंग अबाउट द टाइमिंग ऑफ दिस इशू पर्टिकुलरली। हम इससे पहले आटा चीनी बहरान और उस कमीशन की बात कर रहे थे जिसकी रिपोर्ट आनी थी लेकिन नहीं आ सकी। तो जब वो कोरोना से मुतासर हो गया सारा मामला, तो ये अचानक से कैसे खड़ा कर दिया गया? ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों बन गई, ये भी बड़ा सवाल बनता है जी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एहसन इकबाल साहब, आपसे पूछना चाहते हैं कि 18वीं तरमीम में तब्दीलियों से मुतालिक खबरें तो गर्म हैं ही, लेकिन ये तक कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन की कुछ जमातें भी ऑन बोर्ड हैं। तो पीपल्स पार्टी ने तो ऑब्वियसली मुकम्मल तरदीद कर दी है इस बात की। मुस्लिम लीग नून का मूड क्या है इस हवाले से, ये आप बताइएगा। जी देखिए, मैं भी ये बात बहुत वाज़ेह तौर पे तरदीद करूंगा कि PTI ने या PTI की हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून से कोई बाज़ाब्ता या कि बेज़ाब्ता अभी राब्ता नहीं किया। 18वीं तरमीम पूरी कौम ने इत्तफ़ाक़ राय से तमाम सियासी जमातों ने मंजूर की थी, और इसके मसले को इस वक्त उठाना जबकि कौम कोरोना वायरस के वबा से लड़ रही है, पूरे मुल्क के अंदर मुआशी बहरान बहुत बदतर हो गया है, हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। तो ऐसे तनाज़ात को उठाना कि जिससे कौम इंतशार का शिकार हो जाए, सियासी खलफशार हो, इसकी लॉजिक क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये हमारी समझ से बालातर है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस किस्म के इश्यूज को जिन पर इत्तफाक राय है मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करना चाहिए
और उसे तमाम तर तवज्जो एक नेशनल रिस्पॉन्स के ऊपर करनी चाहिए जो कोरोना वायरस से। आपको टाइमिंग पे एतराज है जी, आपको टाइमिंग पे एतराज है कि इस वक्त शायद ये बात होनी नहीं चाहिए और बात हो सकती है वैसे, या फिर अदरवाइज दैट्स द ओनली प्रॉब्लम? दोनों चीजें हैं। देखिए 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात सूबों को जा चुके हैं, अब कोई सूबा उन्हें वापस नहीं करेगा। इसको ये एक ऐसी चीज है जो ना होने वाली है। असल चीज जिसकी जरूरत है वो ये है कि हम 18वीं तरमीम के अंदर सूबों और मरकज के दरमियान कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म्स को बेहतर करने पे तवज्जो दें। और इसके लिए मैंने मुख्तलिफ फोरम्स पे बताया है कि हमने अपने दौर में इंटर प्रोविंस मिनिस्टर्स कमेटी कायम की थी, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में थी, इंजीनियर किया। उन कमेटीज को मौसर बनाया जाए, उनके साथ मुस्तकिल सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म्स बेहतर किए जा सकते हैं, लेकिन गालिबन हुकूमत को कुछ और एतराज़ात और खामियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें नजर आ रही हैं। तो क्या हुकूमती बेंचेस में से किसी ने अपोजिशन से कोई रब्ता किया इस सिलसिले में पहले? इससे अब जाहिर है 1.5 साल हो गया है उन्हें बरसर इख्तिदार आए कि जनाब हमें ये फ्लॉज लग रहे हैं, इस पे शायद हम चेंजेस नहीं तो बहस तो कर सकते हैं। क्या किसी ने इस किस्म की कोई डिस्कशन की है आप लोगों से? हुकूमत की तरफ से हमें ऐसी तजवीज पेश नहीं हुई। अलबत्ता हुकूमत ने नैब लॉज के हवाले से राब्ता किया था और उस पर तरमीम के हवाले से किसी किस्म की बातचीत ऑपोजिशन के साथ अभी हुकूमत ने नहीं की है। तो अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो फिर क्या रिएक्शन होगा, क्या रद्द अमल होगा, क्या सोचा है? है इसलिए कि 18वीं तरमीम आइन के अंदर हुई थी, इत्तफाक राय से हुई थी, और अगर हुकूमत इसमें किसी किस्म की तब्दीली की ख्वाह है तो उसे 2/3 अक्सरियत दरकार है कौमी असेंबली में और सेनेट के अंदर। ना उसके पास कौमी असेंबली अक्सरियत है, उसके पास कहां से ख्वाब देखती है। और यही इसकी जो नातजुर्बेकारी है कि ये इल टाइम्ड इल एडवाइज चीजों को उठाते हैं, जो रियल इश्यूज हैं उनका इनको सेंस नहीं है कि उसके ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो दें, मुल्क की कारकर्दगी बेहतर करें। ये नए से नए तनाजात खड़ा करते हैं ताकि लोगों की तवज्जो बढ़ जाए और असल इशू जो इनकी कारकर्दगी है उस पर लोग तवज्जो ना करें। अच्छा एहसन इकबाल साहब, ये भी बताइएगा कि किसी और ऑपोजिशन पार्टी से आप राब्ते में हैं, पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत हुई हो? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून को एतमाद में लिए बगैर किसी भी तरफ से 18वीं तरमीम पर बात शुरू हो जाए, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा? तो क्या आप ऑलरेडी बाकी ऑपोजिशन पार्टी से बात कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी का जो मौकफ है वो तो वाजे हो चुका है और उनकी सिंध में हुकूमत भी है, और वो भी दो टोक अंदाज में कह चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में 18वीं तरमीम को रिवर्स करने या चेंज करने की वो तो वो तो कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब लॉन्ग मार्च का इंदिया दिया है बिलावल की तरफ से अगर कोई छेड़छाड़ कोई तरमीम में कोशिश की गई चेंजेस की। तो बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव इशू है और खास तौर पे जो छोटे सूबे हैं उनके अंदर इस मसले पे बहुत हसासियत है। ये सूबों के साथ बैठ के सूबाई खुद मुख्तारी के मसले को मुस्तकिल तौर पे हल कर दिया था। अब अगर इसके ऊपर कोई छेड़छाड़ की जाएगी और दोबारा से सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान, मरकज के दरमियान या फिर यह कि छोटे आएगा तो हमारा के वफाक को। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इकबाल साहब। कुछ जरा कनेक्शन में थोड़ी सी कुछ और सवालात रह गए थे, लेकिन विल ट्राई कि हम दोबारा से कनेक्ट कर सकें और एहसन इकबाल साहब से या बात भी कर सके। इन द मीन टाइम वो जो हमने शुरू में बात की थी बिल्ली थैले से नहीं, बाय द वे वो भी एक बड़ा जबरदस्त किस्म का आज तो आपने बड़ा मुहावरा निकाला है। ये क्या होता है बिल्ली थैले से निकल जाना एंड ऑल दैट? देखें ये बस ये कि मामला अब खुल के सामने आ गया। हाँ, नहीं खुल के सामने आ गया। ऑलराइट, ओके, ठीक है कि somebody was trying to do something and then just
the beans got आई spilled. थिंक कॉन्टेक्स्ट में भी बड़ी चीज़ है, असल बात सामने आ जाना, मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छी उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। जी, एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे थे और नजूमी क्या कह रहे हैं इस बारे में, तो ये भी पता कर ही लेते हैं। कोरोना कब जाएगा और कब हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बहाल होंगी, दुनिया भर के तिब्बी माहिरीन अपने अंदाजे लगा रहे हैं। देखते हैं कि सितारों की चाल में क्या लिखा है। वैसे आई एम सॉरी, क्यों नहीं पहले बताया सितारों ने, ये तो मेरा पहली एतराज़ है। पूछ लेते हैं। गुज़श्ता दिनों माहिर फलकियात पीर अब्दुल मजीद ने पेशगोई की कि कोरोना वायरस की वबा पर कंट्रोल फौरी मुमकिन नहीं है। दुनिया में मुख्तलिफ बहरानों और आफात के असरात 2023 तक रहेंगे। वैसे बाज़ प्रेडिक्शंस ये भी हैं कि एक तो ये वायरस है, उसके बाद एक और लीथल वायरस है जो इससे ज़्यादा फेटल साबित हो सकता है अगले साल में भी दैट में अपीयर। लेकिन ये बस कयास आराइयाँ और गैसेज ही हैं। इल्म नजूम और फलकियात के बहुत से माहिरीन अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं। कुछ उम्मीद और खुशी की बात कर रहे हैं तो कुछ मजीद खौफ दिलाने वाली बातें सामने आ रही हैं। सच क्या है, क्या नहीं, क्या कुछ यकीन करना चाहिए या फिर नहीं, तो फिर इसी पे हम बात कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजर सामिया खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। सामिया, थैंक यू सो मच। सामिया, एक तरफ एक ये वबा है, ये ज़ाहिर है पूरी दुनिया मफलूज होकर रह गई है। सभी ये जानना चाहते हैं कि कब तक इसका कोई हल तलाश हो सकेगा, या तो वैक्सीन आ जाए जिसमें ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, या फिर ये वबा अपनी मौत आप मर जाए। क्या कहेंगी, क्या बता रही है सितारों की चाल? वो वही नज़र आता है हुमा और अब्दुल्ला जी के जो है इफ़ेक्ट क्या होंगी कि इकोनॉमिक रिसेशन इतना बुरा आएगा। आपको अभी जो है कोरोना का, मैं बार बार अभी भी कह रही हूँ, अब गवर्नमेंट के हाथ मैं देख रही हूँ कि उनके हाथों के तोते भी उड़ रहे हैं, उनके चेहरों के रंग भी पीले पड़ रहे हैं। अगर यही खौफ पहले ले लिया जाता, कर लिया जाता, तो शायद यहाँ तक आप ना पहुँचते। मैंने तो बारहा कहा था कि ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है जैसे यूरोप में किए गए कि 6,000 यूरो फ़ाइन है अगर 2 लोग इकट्ठे नज़र आए। यहाँ तक कि मैंने प्रोग्राम्स में कर्फ्यू के लिए भी बोला कि 15 दिन हम भूख से नहीं मरेंगे। वो जो कोरोना के स्प्रेड होने से मुल्क मरेगा, मुल्क खड़ा होने के काबिल हो जाए, मुल्क की इकॉनमी, आपके पास इतना स्टाफ नहीं है, आपके पास इतनी अवेलेबिलिटी चीज़ों की नहीं है, लोग घरों में मरना शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह ना करे वो रब वो हालात लेके आए, लेकिन अभी भी अगर हम थोड़ा सा सख्त हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये जो 3 डेट्स हैं, 5 मई, फिर 13 मई और फिर जो है 31 मई। अच्छा, आपने तो बड़ी डेट्स के साथ भी बता दिया। 5 मई, 16 मई, 31 मई को ये कह रही है कि ये स्टार्ट गोइंग डाउन अ लिटिल बिट। सामिया, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि कोरोना की ऑब्वियसली वबा, जिस तरह हम स्पेकुलेशन तो कर ही रहे हैं और इवेंचुअली तो इसने ख़त्म इंशाल्लाह होना ही होगा, लेकिन अब तक नुकसान बहुत हो गया पूरी दुनिया में। आपके ख्याल में पाकिस्तान में इससे कितना नुकसान हुआ है और मज़ीद कितना हो सकता है? हमारी ज़िंदगियाँ कितनी बदल जाएंगी इसके बाद, क्या नज़र आ रहा है आपको? मैं तो ये डेट्स ऑलरेडी मार्केट में दी हुई थी, मैंने ऑलरेडी चैनल्स के ऊपर डेट्स दी हुई थी। अब तो वो एक हदीस का हवाला भी दे रहे हैं। तो हमें रब की रहमत से उम्मीद रखनी चाहिए। इसका मतलब है उन स्कॉलर्स हजरात से भी मैं कहना चाहूँगी कि ये अल्लाह ही का दिया हुआ इल्म है। अगर उस सितारे का नाम सुरैया है तो मेरे इस सितारे का भी नाम है। मैं इस सितारे का नाम अब यूँ लूँगी तो लोगों को समझ नहीं आएगी। मेरे भी इस सितारे का नाम है और ये मेरे हिसाब से 13 मई को जगह छोड़ देगा। उनका सितारा सुरैया 12 मई को जगह छोड़ रहा है। तो 5 मई, फिर 13 मई और फिर इंशाल्लाह एंड ऑफ मई तक आप देखेंगे। अगर अभी भी मैं बात कहूँगी इफ़ और बट हैं, हमें बहुत सख्त इक़दामात करने पड़ेंगे क्योंकि मई का महीना अप्रैल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि आसमान पे तो रहमत का नक्शा बन रहा है, लेकिन आसमान सिर्फ आपको नक्शा दिखा सकता है। अपने हिफाजती इक़दामात खुद करने हैं। सुन्नत हदीस भी है कि अपने ऊँट बांधो फिर मेरे पे तवक्कल करो। तो खुदारा अभी भी सख्त इक़दामात में लेने पड़ेंगे अगर हम इस पेंडेमिक से बचना चाहते हैं। वरना मैंने कहा था पाकिस्तान का फिर अल्लाह हाफिज़ है। बहुत शुक्रिया सामिया, थैंक यू। और बड़ी अच्छी आपने बात इस तरह से कर दी है कि हमें खुद अपने इक़दामात, ये नहीं कि हम सितारों की चाल पे भरोसा करके हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। ज़ाहिर है हमें यहाँ पर इक़दामात करने होंगे। वैसे मैंने इससे पहले भी यही पढ़ा था कि सुरैया एक सितारा है जो जब नमूदार होता है तो वह वबाएँ साथ लाता है, और वो जो इट इज़ गोइंग डाउन बाय 12 मई, और सामिया कह रही है 13 मई, और फिर बाय द एंड ऑफ मई जो है होपफुली इट विल गो डाउन और बेहतर होगी। लेकिन प्लीज़ हमें और सख्त इम्प्लीमेंट करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग को।
Absolutely. I mean, that goes without saying. We don't have to ask an astrologer or anybody for that matter. ये तो खुद अपनी सेंस है कि जिस चीज़ बाजारों के हाल देखे थे कल परसों। देखे हैं और बहुत ही मुझे खौफज़दा मैं हो गई। Anyway जी, take it all in और हम थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। वेलकम बैक जी। बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं उमर अकमल पर 3 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है और ये पाबंदी है हर किस्म की क्रिकेट खेलने पर। और डिसिप्लिनरी कमेटी का ये मुख्तसर फैसला सामने आया है। सिकंदर मक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले भी आपको पता है हम बात करते रहे हैं, जैसे ये वाला सीजन जो लास्ट सीजन है PSL का, ये शुरू हुआ था और इब्तिदा में ये स्कैंडल सामने आ गया था। उसके बाद बैकग्राउंड हाँ थोड़ी सी समझाते हैं, दोबारा से एक रिफ्रेशर हो जाएगा। देखिए हुआ ये था कि जब ये मैच जिस दिन फाइनल था, सॉरी ओपनिंग मैच से एक दिन पहले वसीम खान साहब ने हमारे प्रोग्राम में आना था, वो जश्न क्रिकेट हो रहा था, तो हम उनका इंतजार ही कर रहे थे मगर वो नहीं आए। नेक्स्ट डे हमें पता चला कि उनको ये पता चल गया था कि उमर अकमल जो हैं कोई मैच फिक्सर थे, उनके साथ बुकीज थे, उनके साथ घूम रहे फिर रहे थे, उनके साथ उनकी मीटिंग्स चल रही थी और ये एंटी करप्शन वालों को पता चल गया। उन्होंने छापा मार के उसको रोक लिया, पकड़ लिया, बुला लिया, उसको सामने सारी चीजें रख दी और फिर उन्होंने फैसला किया कि इनको जो है PSL से निकाल दिया जाए। उसके बाद हमारे ही प्रोग्राम में इनके कोयटा ग्लैडिएटर से ये खेलते हैं, उनका एक प्लेयर हमारे पास आया था जो प्रोग्राम में अपने कमेंट्स देने थे। उन्होंने कहा कि ये पिछले साल भी इनकी हरकतें कुछ ऐसी थी, ये उन्होंने, मगर मुझे उस बात पे हैरत हुई थी। मैंने उन साहब से पूछा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छी बात नहीं है, वो साहब जब हमारे प्रोग्राम में है, मैंने कहा यार जब आपको पता चल गया था कि पिछले साल भी ये मस्ती कर रहा तो आपने इसको रखा क्यों अपने साथ? बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जी बस ये वो दाएं बाएं उन्होंने कर दिया। तो ये देखें सारी गलती हम लोगों की अपनी है, PCB की है, ICC की है। सिकंदर विद द सेम टोकन अगर ये ओवर द इयर्स होता ही चला जा रहा था तो इज 3 years इनफ? और वैसे भी 11 साल इनका करियर है, 11-12 साल, उसमें मुतअद्दिद पेनल्टीज ये इससे पहले भी भुगत चुके हैं। देखें ये बहुत चालाक आदमी है, इन्होंने कोई वकील नहीं किया, पैसे बचाए, वकील इनसे 20-25 लाख रुपया ले लेता, वो भी उन्होंने बचा दिए। उन्होंने जाकर फौरन जो है ये फैसला कर लिया कि जनाब मैंने जो हूँ एक्सेप्ट कर लिया कि ये मैंने खत्म किया। क्यों किया? सिर्फ इनको पता है कि इनकी उम्र के हिसाब से 3 साल बाद घूम फिर के दोबारा आ जाएंगे, दोबारा खेलने लगेंगे या कोई कोच वोच बन जाएंगे। तो ये सिकंदर थैंक यू वेरी मच, आपने डिटेल भी बता दी। एंड ओवर द इयर्स ये होता ही चला जा रहा था, मुझे तो लग रहा है ये 3 भी। अच्छा, आवर्स बिफोर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ PSL ना ये बात सामने आई थी और ओपनिंग मैच खेलना था, कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल थे, उसका हिस्सा थे और फिर ये सारा इट वाज अ बिग ब्लो एट दैट टाइम। ब्रेक के बाद हम मिलते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं मज़ीद। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में कोरोना के फैलने से परेशान नर्सेस के बाद डॉक्टर्स ने भी कर्फ्यू का मुतालबा कर दिया है और इस मुतालबे को मानना के लिए यकीनन आसान नहीं, लेकिन बहरहाल डॉक्टर्स की बात तो सुनना पड़ेगी। नर्सेस के बाद अगर डॉक्टर्स भी अब कर्फ्यू की बात कर रहे हैं तो कोई तो वजह होगी। वफाकी हुकूमत ने अब मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान का कहना है कि सूबे में कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। हमारा हेल्थ सिस्टम कोरोना का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुकूमत 15 दिन के लिए कर्फ्यू नाफिज करते हैं। लॉकडाउन के लिए जो लॉकडाउन आप और हम देख रहे हैं ये लॉकडाउन ना होने के बराबर है। हम ये मुतालबा करते हैं कि अगर ये लॉकडाउन इस तरीके से नहीं होता तो यहाँ पे कम से कम 15 से 20 दिनों के लिए कर्फ्यू का ऐलान किया जाए। गुज़श्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि कोयटा में एहतजाज के दौरान पुलिस तशद्दुद का निशाना बनने वाला यंग डॉक्टर भी कोरोना से मुतासर हो गया है। उसके अलावा भी सूबे में डॉक्टर और नीम तिब्बी अमला मुसलसल खतरे से दो चार है। इसी पे बात करते हैं, बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाहवानी साहब, अपने वक्त दिया। शाहवानी साहब, एक दिन पहले कोयटा से नर्सेस ने मुतालबा किया लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन नहीं, मुकम्मल सख्त लॉकडाउन या कर्फ्यू, वो तो कह रहे हैं कि लगना चाहिए कोरोना पर अगर काबू पाना है। तो यही बात डॉक्टर्स ने भी अब दोहरा दी है। तो क्या हुकूमत उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है या उनसे एटलीस्ट डिस्कशन तो करें, उनके साथ बैठें तो सही। ये लाठीचार्ज और एहतजाज के दौरान ये सब कुछ क्या हुआ? अल्टीमेट जो लॉकडाउन है, जिसको कंप्लीट लॉकडाउन हम कहेंगे, ये जो हमारा मतवा नज़र है ये है कि वो कर्फ्यू ही हो सकती है। लेकिन सूरत हाल ये है कि मुकम्मल कर्फ्यू की सूरत में एक तो ये है कि टाइम लिमिट नहीं मालूम कि कितने दिन कितने हफ्ते आपने रखने हैं। अगर ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए या बहुत तवील अरसे तक आपने कर्फ्यू इम्पोज कर लिया तो फिर लोगों की मईशत का क्या होगा, रोज़गार का क्या होगा, लोगों के खाने पीने का क्या होगा। अब भी
प्रायर टू कोरोना सिनेरो बलूचिस्तान में 8,29,000 हाउस होल्ड जो है ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे। लॉकडाउन के फैसले से आज तक यानी एक महीने में इसमें 4,30,000 मज़ीद हाउस होल्ड का इजाफा हुआ है और आज की तारीख में 12,52,000 ऐसे फैमिलीज़ हैं इस वक्त बलूचिस्तान में जो अपना किचन चलाने की पोजीशन में नहीं है और उनकी किफ़ालत रियासत की ज़िम्मेदारी और रियासत का मतलब है सूबाई और वफाकी हुकूमतें। और अगर 2 महीने हम इसमें एक्सटेंशन करते हैं तो इसमें 7,32,000। अच्छा शिवानी साहब, जो डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे थे तो वो तो हिफाजती लिबास ही मांग रहे थे जिनको इतनी मिस हैंडल किया गया, अब उनमें से एक को कोरोना भी हो गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे क्योंकि ये तो चीज़ फैलती चली जा रही है। देखिए, डॉक्टर्स के पीपीई या किट्स मांगने का जो मुतालबा था उसको कभी हमने नाजायज़ नहीं किया और ना ही उसमें कोई किल्लत थी और ना ही हमने इनकार किया और ना ही कभी ऐसा हुआ कि हमने उनको किट्स वगैरह फराहम नहीं किए। और ये बात कहना कि पुलिस के ज़रिए हमने डॉक्टर्स को हैंडल किया इस बुनियाद पे कि वो मुतालबा कर रहे थे किट्स का, ये भी दुरुस्त नहीं। डॉक्टर साहिबान असल में उस वक्त 144 इम्पोज थी और रेड जोन में 144 की वायलेशन में वो आए, भीड़ की शक्ल में आए और उनको 1-1.5 घंटे के लिए अरेस्ट किया गया और फौरी तौर पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उनके रिलीज़ करने के अहकाम जारी किए। और रही बात ये कि किट्स नहीं फराम किए, उस वक्त भी जब ये मुतालबा कर रहे थे या मुजाहरा कर रहे थे उसमें तो मेनली जो 533 डॉक्टर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलराइज करने की बात हो रही थी। बाकी डिमांड उनका ज़रूर थे, लेकिन उस वक्त भी मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करता चलूँ कि उस वक्त भी हमने 6,500 PPEs, 5,500 सेमी PPEs, 12,200 सैनिटाइजर जिसमें 10,000 डॉक्टर्स को फराम किए थे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शाबाश साहब, आपने वक्त दिया। बट डॉक्टर्स को जाहिर है जो उनके मुतालबात हैं पूरे होने चाहिए। अभी एक ब्रेक लेंगे, दिस इज गोइंग टू बी द हेडलाइन ब्रेक, कुछ देर में मिलते हैं। अच्छा, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है और अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैंने ये इस ड्रामे के 4 सीजन टर्किश में देखे, टर्किश में देख लिए, टर्किश में देखे, सबटाइटल्स पढ़ते नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और माशाल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला, आपने 4 सीजन्स पढ़े हैं, अब आप 4 सीजन्स देख लें। हाँ, ये अच्छा वैसे तो क्योंकि आप पढ़ ही रहे होते हैं ना उस जिंदगी मेरी इतनी तब्दील हो गई, शादी हो गई, बेटा हो गया, बेटा ऑलमोस्ट जवान हो गया, ड्रामा चल रहा है, ड्रामा चल रहा है अभी तक। अच्छा, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। मैंने बिल्कुल पहले दिन से ही स्टार्ट कर दिया था। रिपीट टाइम जो होता है ना उसका वो जरा मेरे लिए ज्यादा मुनासिब है, 12 to 1 होता है रात को। वी टॉक अबाउट दैट लेटर। सबसे पहले जी यहाँ सिंध में क्या हो रहा है आपको बताएं कि सिंध में लॉकडाउन में कारोबार खोल दिया गया, ऑनलाइन बिजनेस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। शायद ताजरों और हुकूमत को मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। सिंध भर में आज से ताजर ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे। ताजरों को सुबह से दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त मिल गई। काम करने वाले तमाम अमले की तफसीलात कमिश्नर कराची के ऑफिस में होना ज़रूरी है। ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले स्टाफ के लिए दस्ताने यानी ग्लव्स, मास्क और हैंड सैनिटाइज़र होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है बल्कि। और आज सुबह कराची की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और मोबाइल मार्केट के बाहर सैकड़ों दुकानदार जमा हो गए और पुलिस ने DC ऑफिस के इजाज़तनामे लेकर आने का मुतालबा किया उनसे। एक चीज़ डिसाइड हो गई थी कि 27 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट होगा। उसमें हम शटर खोलेंगे नहीं बल्कि शटर के अंदर बैठकर अपना कारोबार टेलीफोन पे कर सकेंगे। लेकिन कल अचानक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये हिदायत मिली कि हम होम सेक्रेटरी के नाम हर दुकानदार एक लेटर लिखेगा जिसमें 3 बंदों के नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और उसमें तीनों के ओहदे। हमारे कुछ ताजिर हजरात ये लेटर लिखकर जो है कमिश्नर ऑफिस भी गए और कमिश्नर ऑफिस से फिर हिदायत मिली कि असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएं। जब असिस्टेंट कमिश्नर के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम आपको इजाज़तनामा दे सकें। अच्छा जी, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने छोटे ताजरों के लिए मराहत का ऐलान भी कर दिया है। 35 लाख कारोबार जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे पूरे पाकिस्तान में। इस प्रोग्राम का नाम वज़ीर आज़म का छोटा कारोबार इमदादी पैकेज है। छोटे कारोबार जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनका अगले 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। 5 किलोवाट तक का कमर्शियल कनेक्शन जितने लोगों का और जितनी कंपनियों का है, जो कि 95% बनती हैं पूरे पाकिस्तान के कमर्शियल कनेक्शंस का हिस्सा, और 70 kW तक 70 किलोवाट तक इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो कि 80% बनता है तमाम इंडस्ट्रियल कनेक्शंस का पाकिस्तान के।
वो इस पॉलिसी से मुस्तफ़ीद होंगे। सिंध में ताजरों ने ऑनलाइन कारोबार से मुतालिक भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और सूबाई हुकूमत एक बार दोबारा ताजरों के साथ बैठ कर बातचीत कर ले तो मसले का हल निकल सकता है। ये ज़रूर करना चाहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद जमील पराचा साहब ने। जमील पराचा साहब, आपसे सबसे पहले तो पूछना चाहेंगे कि आज कारोबार खुल गया, ऑनलाइन तर्ज पर आप लोगों ने काम भी शुरू किया है, तो कैसा तजुर्बा रहा है, क्या मुश्किलात सामने आई हैं आपके? काम शुरू ही कहाँ हुआ। आज तो देखने में ये आया कि जो इन्होंने SOPs बनाकर दी हैं तो थानों में वो SOPs मौजूद हैं। 24 से 25 SOPs हैं जिस पे अमल दरामद मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इन SOPs के साथ कारोबार किया जा सकता है। और कमिश्नर हाउस गया हूँ मैं सुबह, कमिश्नर साहब से बातचीत की है। कमिश्नर साहब ने कहा है कि आप अपने लेटर जो है वो दुकानों के बाहर आवेज़ा कर दें। हमने लेटर बना के लेटर आवेज़ा करने की बात की है, तो फिर थानों से बात आ रही है नहीं जी ईमेल के ज़रिए और इसके ज़रिए आप लोग ये सब चीज़ें चस्पा करें, अपने आदमी की लिस्ट लगाएं, अपनी लिस्ट लगाएं, जो अंदर मौजूद हो उसके नाम लिखें, फिर उसके बाद जो डिलीवरी लेटर है डिलीवरी चालान बनाएं, डिलीवरी फिर जहां आपने वो सर्विस दे दी है वहां का लेटर बनाएं, फिर वहां से जो रिसीविंग मिलेगी वो रिसीविंग की कॉपी चाहिए। तो इतनी चीज़ें कर दी हैं कि किस तरह से हम इन SOPs को फॉलो करेंगे। अच्छा पराचा साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत की जानिब से ये भी शिकायत मौजूद है कि कारोबार खोलने वालों ने एहतियाती इक़दामात का मुकम्मल ध्यान नहीं रखा, बाज़ारों में रश हो जाने का खतरा है। हमारे पास मनाज़र हैं ऐसे कि लिटरली ऐसा लग रहा है तिल धर्रे की जगह नहीं है, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखें, जिन लोगों ने ख्याल नहीं रखा इनका काम हुकूमत का था, हुकूमत उनसे वो अपने SOPs पूरे कराती। जब आपने खुद ही उनको छूट दे दी, आप किसी को एक उंगली छूट दें 2 उंगली ले लेता है छूट, तो आपने इतनी छूट दी क्यों? और दूसरी बात यह है कि बाज़ारों में रश होने का तो सवाल ही पैदा यूँ नहीं होता कि जब आप हमें SOPs बना के दे देंगे, सोशल डिस्टेंस बना के दे देंगे, हम अपनी दुकान पर एक दिन में हम एक वक्त में एक ही ग्राहक को रखेंगे, दायरे बना दिए जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। जो दुकानें खुली हुई हैं, जो ग्रोसरीज की, गोश्त की, सब्जियों की, फ्रूट मंडियों की जो दुकानें दूध की खुली हैं, उनसे कम रश नज़र आएगा आपको इंशाल्लाह हर सूरत। बहुत शुक्रिया आपका पराचा साहब। जमील पराचा हमारे साथ हैं। इम्तियाज़ शेख साहब हैं जो वज़ीर तवानाई हैं सिंध के। इम्तियाज़ साहब ये फरमाइएगा कि अभी हमारी पराचा साहब से भी बात हो रही थी, आज चलें ताजरों ने दुकानें खोली, ऑनलाइन तर्ज पर कारोबार करना चाह रहे थे, लेकिन वो तो आज इसी कन्फ्यूजन में मुब्तला रहे हैं कि पता नहीं कौन सा लेटर लाएं, फिर DC ऑफिस जाएं, फिर थाने जाएं, फिर कोई आवेज़ा करें, फिर चस्पा करें, फिर ईमेल करें। तो ये थोड़ा आसान करें सर इस मामले को। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इसकी मतलब आपने हमें दावत दी आज यहाँ। जहाँ तक मसला है, पराचा साहब या दूसरे हमारे दोस्त सब लोग आए थे मीटिंगों में और ये उनके साथ मुशावरत के साथ हर चीज़ तय हुई है। एक मीटिंग नहीं हुई, वज़ीर आला सिंध की मीटिंग उनके साथ हुई, 2-2, 3-3 मीटिंग्स हुई उनकी। फिर उन्होंने कमेटी की तश्कील दी, फिर हमने कमिश्नर ऑफिस में बैठ के इनके साथ कई घंटे बैठ के SOPs बनाई। आज पहला दिन है, ठीक है, ये 1 महीने के बाद कारोबार खुल रहा है, नए तरीके से कारोबार है। कोरोना जो क्योंकि आया भी तो पहली मरतबा है दुनिया में, तो अब उसकी नई SOPs बन रही हैं और ये वे ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा। और ये चीज़ें जो हैं, कोरोना पता नहीं कब तक चलता है, अल्लाह करे ये जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ये शुरुआत की तकलीफ़ है। मैं मतलब खुद भी और हमारी जो टीम पूरी है सब हाजिर हैं, इनके साथ दोबारा बैठेंगे और जो बिल्कुल इम्तियाज़ साहब, इन प्रिंसिपल भी टोटली एग्री विद यू, उनको हल करके देंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस इज़ अ टोटली न्यू वे ऑफ बिजनेस जो कि लोगों को सीखना पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली इनकी भी कुछ हैं खदशात भी हैं, कुछ सजेशंस इनकी भी होंगी। क्या इन प्रोसीजर्स में जो SOPs बताए गए हैं उनमें कुछ स्टेप्स कम हो सकते हैं कि शायद इनको कुछ आसानी हो जाए? बिल्कुल कर देंगे जी, हम उनके साथ बैठेंगे। आज ये पहला दिन है इनका, आज पहला दिन है। हमने इनको तो ये भी कहा है कि जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे हम आपको और मज़ीद सहूलतें भी देंगे। देखें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो कभी नहीं चाहेगी कि हमारे कारोबार बंद हो, हमारे शहर बंद हो। आप खुद अंदाज़ा करें, ये ऐसी वबा है जो किसी के काबू में नहीं, ना इसका कोई इलाज है। इलाज इसका सिर्फ एक ही है कि समाजी राब्ते ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, और उसके मतलब इसके अलावा और कोई चीज़ ये है ही नहीं। और हमारी हेल्थ सिस्टम जो है, जब अमेरिका का और यूरोप का बैठ सकता है
है तो हमारा हेल्थ सिस्टम वैसे भी कमज़ोर है उनके मुकाबले बिल्कुल ठीक है, हम ये कोशिश कर रहे हैं। और वज़ीर आला आप बैठने को भी इनके साथ तैयार हैं। बस हम ये चाह रहे हैं कि वो जो पराचा साहब कह रहे थे ना कि पता नहीं डीसी ऑफिस जाना पड़ेगा, ये आने जाने में तो और ज्यादा कोरोना वायरस फैलने का खदशा होता है। हमने तो ये व्हाट्सएप, ये फोन की कम्युनिकेशंस तक ही काम रखें। उसकी मैं वजाहत करता हूँ, मैं आपको वजाहत करता हूँ प्लीज। मैं आपको उन दोस्तों के लिए, प्राचा साहब के लिए और बाकी दोस्तों के लिए भी मैं वजाहत कर दूं। हमने उनको कहा था कि आप अपना कारोबार खोल लें और आप डीसी ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस का हमने ईमेल नंबर भी दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। इनको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये वहाँ सिर्फ फैक्स कर दें, ईमेल कर दें और या तो व्हाट्सएप कर दें कि सिर्फ वो अंडरटेकिंग्स हैं। अब देखें, अब आप खुद भी समझें कि हम चाहते हैं कि इनकी दुकानों में कौन काम करता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई पॉजिटिव आ गया तो हम उनकी फैमिलियों को चेक करेंगे, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये लोगों की जानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर किसी की दुकान में कोई आदमी काम करता है और उसको पॉजिटिव अगर कहीं हो जाता है वो, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम उसके पूरे घर वालों को, उसके मिलने वालों को, सबको हम मतलब ट्रेस करके उनकी टेस्टिंग करें और उनको मतलब उस चीज़ से बचाएं या उनको आइसोलेट करें या उनको क्वारंटाइन करें। ये सब के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, शहर के लिए, पूरे मुल्क के लिए, सब के लिए यही कानून है। इस वजह से हमने इनके नाम लिए हैं कि आपके पास जो अंदर बैठेगा उसके नाम तो दें कल, मतलब अदरवाइज़ लोगों में ये भी टेंडेंसी है कि बताते नहीं हैं, छुपाते हैं कि कहीं हमें मतलब क्वारंटीन ना होना पड़े, 15 दिन बंद ना होना पड़े। तो अब ये तमाम चीज़ें बड़ी सोच समझ के पूरे इम्तियाज शेख साहब पूरे मुल्क में हमने पूरा पूछा, हर जगह एब्सोल्युटली वेरी राइट कि ये वो चीज़ें हैं। और खासतौर पे आपने ईमेल वगैरह इस किस्म की बात की है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ट्रेडर्स एंड ताजिर हियर, उन लोगों को भी अपने आप को थोड़ा सा सेवी करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज फ्यूचर का भी मैं नहीं कहूंगी, अब तो ये प्रेजेंट वे ऑफ बिजनेस हो चुका है। ये ईमेल में फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है ताजिरों वगैरह के लिए। व्हाट्सएप तो हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है। हम बैठेंगे जी, हम उनको बुलाएंगे। जी हम उनको कल परसों फिर बुलाएंगे, टीलिंग प्रॉब्लम इशू हल करेंगे हम होपफुली। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब हमसे बात करने का। डेफिनेटली जब हमारी पराचा साहब से भी बात हुई है। इस वक्त हम ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद राइट बैक। मूविंग ऑन जी, हमें भी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ज्वाइन किया, लेकिन पहले इनके बारे में आपको बता दें, कोरोना और लॉकडाउन के दिनों में हुकूमत के साथ साथ मुख्तलिफ फलाही तंजीमें भी भरपूर अंदाज में लोगों तक इमदाद पहुँचा रही हैं और इनमें अलखिदमत फाउंडेशन का नाम बहुत नुमाया है। हमारे साथ हैं अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर अब्दुल शकूर साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल शकूर साहब, आपने वक्त दिया। अब्दुल शकूर साहब, आपका फोकस हर चीज़ पर है, राशन पहुंचाया जाता है, मेडिकल असिस्टेंस दी जाती है, नकद इमदाद देते हैं और जानवरों को चारा वगैरह तक पहुंचाते और हैं। यतीमों को तो खैर बहुत सालों से तो देखभाल भी ये किस तरह चल रहा है सारा सिलसिला, प्लीज हमें बताइए। इस वक्त तक कोई 1 अरब रुपए तक की माली इमदाद ज्यादातर खुराक की सूरत में हम लोगों तक पहुंचा चुके हैं। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क की जो खूबसूरत बात है वो ये है, हमने किसी जगह पे जमघटा नहीं लगाया, हमने लोगों को किसी दफ्तर में नहीं बुलाया, बल्कि हमारी टीमें जो मोहल्ला कमेटियां बनाती हैं वही जायज़ा लेती हैं और फिर वो खामोशी से उन लोगों के घरों तक इमदाद को पहुंचाने का काम करती हैं। दूसरा काम जो इस हवाले से हमने किया वो ये है कि हमारी जितनी इबादत गाहें हैं, और ये इबादत गाहें सिर्फ मुसलमानों की नहीं, ईसाइयों की, सिखों की और हमारे जो हिंदू भाई हैं ख़ास तौर पर सिंध के अंदर, उनकी इबादत गाहों में हमने डिसइंफेक्शन का काम किया है। हमारे वर्कर्स वहाँ जाकर छिड़काव कर रहे हैं, सफाई के मुहिम को बहुत तेज़ किया है हमने। और फिर ख़ास तौर पर ये जो हमारे अक़लियती भाई हैं और क्रॉस जेंडर सोसाइटी के जो लोग हैं, उन तक हम माली इमदाद और खुराक पहुंचाने का एहतमाम भी पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। तो ये दूसरा एरिया था जिसको हमने फोकस किया। तीसरा एरिया जो है हमारा वो हेल्थ का है। हमें इसका शिद्दत से एहसास है कि हेल्थ का मैदान वो है जिसमें पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत छोटा है और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत के इस वक्त 30 अस्पताल हैं मुल्क में जो बड़े अस्पताल शुमार होते हैं। हमने आगाज़ ही से ये तय किया कि 10 अस्पतालों को हम इस तरह तैयार करेंगे कि उसके अंदर हमारे पास मॉनिटर्स होंगे, वेंटिलेटर्स होंगे, ICU पूरी तरह तैयार।
ज़बरदस्त। शकूर साहब, आपका ऑब्वियसली आप बता भी रहे हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना सब काम हो रहा है, तो इसमें मुश्किलात भी पेश आती होंगी, एटलीस्ट हम तो ये अज्यूम कर रहे हैं। तो किस नौयत की मुश्किलात पेश आती हैं और उनका मुकाबला कैसे करते हैं आप लोग? हमारा वर्कर तकरीबन स्ट्रेच्ड है इस हवाले से कि सुबह शाम वो लगा हुआ है, भाग दौड़ कर रहा है। उससे बड़ा एक मसला ये है कि जिस वर्कर को हम भेज रहे हैं खुद उसकी सिक्योरिटी हमें मतलूब है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि PPE जो है, पर्सनल प्रोटेक्शन की चीज़ें, उसको एक बड़े तादाद में अपने वर्कर्स को भी मुहैया करें, उनको ग्लव्स दें, उनको गोगल्स दें, उनके लिए मास्क का बंदोबस्त करें, ताकि जब वो जाएं ऐसे मुकामात पे तो खुद अपने आप को महफूज रख सकें। आपको पता होगा सक्खर में हमारा जो कोरोना सेंटर बना था हुकूमत का, उसमें हमारा अलखिदमत का एक बड़ा मामन रोल था। उसमें हमारे एक भाई डॉक्टर सुमरो जो हैं वो शहीद भी हुए। तो ये रिस्क तो मौजूद है कई और मुकामात पर भी, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस रिस्क को मिनिमाइज करें और अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दें, वो तकसीम के अमल में जमघटा न लगने दें, वो खुद बड़ी तादाद में इकट्ठे न जाएं। तो इस तरह की मुश्किलात का सामना। अच्छा जी, अभी बहुत शुक्रिया अब्दुल शकूर साहब, हमसे बात कर रहे थे, प्रेसिडेंट अलखिदमत फाउंडेशन। तो आप दिल खोल कर डोनेट कर सकते हैं। इस वक्त हम ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद राइट बैक। अब्दुल्ला पूछ लें जो आप पूछ रहे थे। नहीं, मैं कह रहे थे फैशिज्म की उर्दू में मेरे ज़हन में नहीं आ रही। उर्दू में क्या होता है? एनीवे जी, आपको एक वीडियो दिखानी है। आपको पता है कि पूरी दुनिया ही खैर से लॉकडाउन में है, तो स्पेन के कुछ विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ लोग जो हैं, बाय द वे स्पेन में इतनी हलाकतें हो चुकी हैं, बहुत बुरी तरह वहाँ कोरोना फैला है, कोरोना वायरस। सो दिस ब्रिंग्स अस टू ए रैप, और आज हमारे पास यही वक्त था, लेकिन दोबारा एक दफ़ा आपको रिमाइंड करना चाहते हैं, माना मैं जाते जाते गुजारिश करना चाहता हूँ कि बाजार के पक्के पकाए समोसे पकौड़ों के बगैर भी आपकी इफ्तारी हो सकती है। कच्चे ले आए, खुद बना लें और घर में फ्राई कर लें, गुड वन, ये बड़ा अच्छा है। और ये सारे लॉकडाउन, अपने आप को हाथ साफ करके रखना, लोगों से दूर रहना, ये भूलना नहीं है आपने। See you tomorrow. See you tomorrow.